नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों DSSB द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम TGT इंग्लिश मेल के लिए पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 106/12, 107/12, 4/13, 5/13 के लिए। और आज से पहले जो हम 2 TGT पेपर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आप दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आज के जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा और जो इससे पहले जो 2 पेपर हमने डिस्कस किए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस इसमें जो आसान क्वेश्चन भी आए हैं दोस्तों, वो उनकी जो कैलकुलेशन रही है वो थोड़ी सी टफ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन को आसान करने की, और जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं हम उनको भी आपको एक आसान अप्रोच से सभी सवालों को करके दिखाएंगे। लेकिन आप ज़रूर पहले सभी क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो स्टॉप कीजिएगा, उसके बाद खुद करके देखिएगा, फिर उसके बाद हमारी अप्रोच को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं, तो वो आपके एस्पेक्ट कहीं रह ना जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है दोस्तों, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 km/h कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 130 मीटर और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ब्रिज को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए इस ब्रिज की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब कभी भी एक ट्रेन किसी अन्य को क्रॉस करती है, पार करती है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे कोई टनल है, ब्रिज है, पेड़ है, कुछ भी है, या कोई दूसरी ट्रेन है, तो हमेशा उन दोनों की लंबाई को जोड़कर ही हम टोटल डिस्टेंस मानते हैं। जो पार करता है और जिसे पार करता है, हम दोनों की लंबाई को जोड़कर ही टोटल डिस्टेंस मानते हैं। अब इस सवाल में आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है ट्रेन की लंबाई कितनी दोस्तों, 130 मीटर, और आपको बतानी है ब्रिज की लंबाई क्या होगी। अगर इन दोनों में से कभी भी किसी एक की लंबाई छुपाएगा तो ये ज़रूर याद रखना कि वो आपको समय भी देगा और वो आपको स्पीड भी देगा, ताकि आप डिस्टेंस ही निकाल पाए। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। अब आप देख पाएंगे कि जो स्पीड है दोस्तों वो आपकी km/h में है, 45 km/h, लेकिन जो टाइम है आपका वो आपका सेकंड में है। तो अगर आपको दूरी निकालनी है तो आप समय को देखिए, आपका समय सेकंड में अगर है तो आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखेंगे। अगर समय आपका आवर में है तो आप स्पीड को ही बदलेंगे, आप स्पीड को फिर km/h में रखेंगे। अगर टाइम आपका मिनट में है तो फिर आप स्पीड को देखकर अपना टाइम बदलेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर आपका टाइम सेकंड में है तो आप स्पीड को मीटर पर, आपको स्पीड में सुनाई देना चाहिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर टाइम आपका आर में है तो आपको स्पीड में आर सुनाई देना चाहिए, km/h। अगर टाइम आपका मिनट में है तो आप क्या करेंगे, आप स्पीड को देखेंगे। अगर स्पीड में सेकंड सुनाई देता है तो टाइम मिनट को सेकंड में बना लेंगे, अगर आवर सुनाई देता है स्पीड में तो हम टाइम को आर में बना लेंगे। इतनी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर टाइम सेकंड में है तो हम स्पीड को दोस्तों मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो km/h से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 375 मीटर। आप हमेशा याद रखें, जब भी पार करने वाले सवालों में डिस्टेंस आती है दोस्तों, तो ये दोनों की लंबाई का सम होती है। ये याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस आएगी तो ये दोनों की लंबाई का क्या होगी, सम होगी। वेरी गुड। तो आप कहेंगे सर 375 मीटर, अगर ये दोनों की लंबाई है तो जिसमें ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, तो बची हुई दूरी होगी 5, 4 और 2, 245 मीटर। वो किसकी होगी? वो आपकी ब्रिज की होगी। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो 245 मीटर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, 2 trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively.
दो रेलगाड़ियाँ जो कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको पार करने में क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड का समय लेती हैं। एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड्स, और वो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज व्हाट? तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, दो रेलगाड़ी मान लेते हैं, एक ए और एक बी, एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं। ये इस तरफ दौड़ रही है और ये इस तरफ, मतलब अपोजिट, आमने सामने दौड़ रही हैं। और यहाँ पर कहीं एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कहीं ये ट्रेन इस व्यक्ति को 17 सेकंड में पार करती है और ये ट्रेन इस व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस खड़े व्यक्ति को ये ए ट्रेन 27 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 27 सेकंड लेकर पार करती है और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक इस व्यक्ति को 17 सेकंड में पार करती है। उसके बाद क्या होता है, वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। तो आप कहेंगे कि चलो एक और इसकी इमेज बना लेते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार कि यही डिस्टेंस है, व्यक्ति यहाँ कहीं था व्यक्ति। तो इस बी ट्रेन ने दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 17 सेकंड तो पहले ले चुकी थी। इस व्यक्ति को पार करने में बी ट्रेन की 17 सेकंड तो लग चुकी थी। अब यहीं कहीं आगे चल के इसने इस ए ट्रेन को क्रॉस किया होगा। मान लेते हैं कि यहाँ इस वाली पोजीशन पर इस बी ट्रेन ने यहाँ पर ए ट्रेन को क्रॉस किया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका कितना समय लगा होगा भाई? 23 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक उसे 23 सेकंड लगे हैं, जबकि यहाँ तक उसके 17 सेकंड लग चुके थे। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ बी ट्रेन ने कुल 6 सेकंड का समय लिया होगा? यहाँ तक बी ट्रेन ने कितना सेकंड का समय लिया होगा? 6 सेकंड का समय लिया होगा। और जो ए ट्रेन यहाँ से यहाँ तक इस व्यक्ति तक कितना समय लेती थी? 27 सेकंड का समय लेती थी। और यहाँ से यहाँ तक इसको 23 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। तो क्या आप ये कह सकते हैं बाकी ये जो बची हुई दूरी है इस ट्रेन ने 4 सेकंड में तय की होगी? क्रॉस करने तक ए ने बी को क्रॉस करने तक 23 सेकंड का समय लिया, इसने भी 23 सेकंड का ही समय लिया। तो भैया यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति तक तो 27 सेकंड लगे थे ना ये ट्रेन को, तो 23 सेकंड यहाँ तक लगे दोस्तों। तो बचे हुए 4 सेकंड इस दूरी को तय करने में लगे होंगे। और बी को यहाँ से यहाँ तक, व्यक्ति से ए ट्रेन तक इस दूरी को तय करने में 6 सेकंड का समय लगा होगा। तो आपको अगर याद हो तो जब कभी भी डिस्टेंस आपकी सेम होती है दोस्तों, कांस्टेंट होती है, मतलब बराबर होती है, तो उस केस में जो स्पीड का रेशो होता है वो इन्वर्स होता है किसके? टाइम के। कहने का मतलब क्या है, अगर चाल का रेशो बढ़ रहा है तो टाइम का रेशो घटेगा। कब? जब दूरी समान रहेगी। तो आप कहेंगे सर ए की चाल और ट्रेन बी की चाल, अगर ए ने टाइम दोस्तों इस दूरी को तय करने में 4 सेकंड का लिया है और बी ने 6 सेकंड का लिया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इनकी स्पीड का रेशो उल्टा रहा होगा? जो टाइम का रेशो है उसका उल्टा स्पीड का होगा और जो स्पीड का रेशो है उसका उल्टा टाइम का रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर इसका 1/4 और इसका 1/6 रहेगा। ये कट जाएगा 2 से 3 बार, 3 इधर आ जाएगा दोस्तों और 2 इधर चला जाएगा। तो आपकी चाल का रेशो क्या होगा? 3:2। आप इसको यहाँ से इस प्रकार भी कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं ए की जो स्पीड रही होगी वो ए है, जो ए की स्पीड है वो ए ही है, जो ए ट्रेन है उसकी स्पीड ए है और उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में 4 सेकंड लिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगी? ये तो आपको पता ही है। तो स्पीड अगर ए है, टाइम 4 सेकंड का लिया, तो ये जो दूरी आएगी ये ए इंटू 4 आएगी। ऐसी जो बी की चाल अगर बी मान लें और टाइम 6 का लिया है तो ये इसकी दूरी आएगी और ये दोनों दूरी सेम है तो रख लेंगे बराबर। तो यहाँ से 4 कट जाएगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, तो ए बी का अनुपात आ जाएगा दोस्तों 3:2। यही इस सवाल का उत्तर है, 3:2।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है दोस्तों, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए रनिंग ट्रेन क्रॉसिंग अनदर 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक चलती हुई रेलगाड़ी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी को जिसकी लंबाई 180 मीटर है को विपरीत दिशा में पार करती है। पहला पॉइंट है द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स वॉज 150 किलोमीटर पर आवर, कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। द ट्रेन्स टुक 9 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 9 सेकेंड का समय लेती हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट अलोन सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट, कि जो पहला पॉइंट है दोस्तों ये पर्याप्त है इस सवाल का उत्तर देने के लिए, जबकि दूसरा इस सवाल के लिए पर्याप्त नहीं है। सेकंड बी ऑप्शन सेकंड अलोन सफिशिएंट, कि जो दूसरा पॉइंट है वो काफ़ी है सवाल का उत्तर देने के लिए, पहला काफ़ी नहीं है। तीसरा इधर फर्स्ट और सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर, या तो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट काफ़ी है सवाल का उत्तर देने के लिए। डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी टू आंसर, कि दोनों ही पॉइंट आपके ज़रूरी हैं सवाल का उत्तर देने के लिए, मतलब रेल की लंबाई बताने के लिए। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको एक की लंबाई देता है और दूसरे की लंबाई पूछता है, तो आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए और आपके पास टाइम भी होना चाहिए सवाल को देखते हुए। अब आपके पास पहले पॉइंट में स्पीड है लेकिन टाइम नहीं है, अब दूसरे पॉइंट में टाइम है लेकिन स्पीड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सवाल का उत्तर ना तो फर्स्ट होगा, ना सेकंड होगा, ना ही थर्ड होगा, और सवाल का उत्तर क्या होगा, डी होगा, कि हमें दोनों ही पॉइंट आवश्यक हैं इस सवाल का आंसर देने के लिए। देखते हैं कैसे। देखिए, अगर आपके पास स्पीड है 150 किलोमीटर, देखिए दोस्तों, अगर या तो वो स्पीड आपको रिलेटिव स्पीड दे देगा, अगर रिलेटिव स्पीड नहीं देगा तो उसको दोनों की स्पीड देनी पड़ेगी फिर, कि भाई पहली ट्रेन की चाल क्या है, दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, ताकि हम ये कह सकें कि भाई अगर दोनों अपोजिट में जाती है तो जोड़ कर इतनी आएगी, और अगर सेम में जाती है तो जोड़ माइनस करके इतनी आएगी, घटा कर इतनी आएगी। अब उसने ऑलरेडी हमें रिलेटिव स्पीड दी है जोड़ के 150 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 9 सेकेंड, तो आप देखेंगे टाइम सेकंड में है और चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे दोस्तों। तो 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस आएगी इन दोनों की जोड़ कर ही आएगी, आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 375 मीटर, जिसमें से 180 मीटर आपकी किसकी है, बी की है, तो ए की कितनी होगी दोस्तों, बाकी बची हुई 195। तो हमें दोनों ही पॉइंट जरूरी हैं इस सवाल का आंसर बताने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है दोस्तों, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि बी वही काम 20 दिन में करता है। इफ़ द वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, यदि दोनों मिलकर कार्य 4 दिन करें, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज व्हाट। तो बचा हुआ कार्य भाग कितना होगा, मतलब जो काम बच चुका है उसका अंश या उसका भाग कितना होगा। तो आप देखिए कि भाई ए किसी काम को कर सकता है दोस्तों कितने दिन में, 15 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 20 दिन में। तो अगर कभी भी आपके पास कंप्लीट टाइम हो, कंप्लीट टाइम क्या होता है दोस्तों, जिस समय में कार्य पूरा होता है हम उसे कंप्लीट टाइम या कंप्लीट डेज कहते हैं। तो ए काम कंप्लीट कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, तो ये कंप्लीट टाइम है। तो जब भी आपको कंप्लीट टाइम मिले उनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्यों लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं ताकि वो संख्या, वो नंबर 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। जैसे कि 60 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, तो हम ये 60 क्या है, ये 60 इनका वर्क होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा काम मानते हैं दोस्तों, हम एक ऐसा वर्क मानते हैं जो इससे भी, इसके टाइम से भी कट जाए और इसके टाइम से भी, ताकि क्वेश्चन को करने में आसानी रहे। तो हमने मान लिया कि जो वर्क था वो 60 बॉक्सेस बनाना था, तो ये 15 दिन में 60 बॉक्स बनाता है, तो एक दिन में कितने बनाएगा। आप कहेंगे सर 60 को 15 से भाग लगा दो, 4 बॉक्स बनाएगा। ए एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा,
4 बॉक्स बनाएगा। बी एक दिन में कितने बनाएगा, 20 या 60, 3 बॉक्स बनाएगा। अब उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, ए और बी यहाँ पर मिलकर 4 दिन काम करते हैं। यहाँ काम शुरू, यहाँ काम खत्म। तो 4 दिन में कितने बॉक्स बनाएंगे मिलकर, अगर ये मिलकर 4 और 3 7 बॉक्स बनाते हैं एक दिन में, तो 4 दिन में कितने बनाएंगे दोस्तों, 28 बॉक्स बनाएंगे। 28 बॉक्स ये बना चुके हैं 60 में से, तो बचे हुए बॉक्स कितने होंगे, 32 होंगे। तो 32 बॉक्स बचे हुए हैं दोस्तों, कितने में से, 60 में से। तो इनका जो फ्रैक्शन आएगा वो आप देख पाएंगे 4 से जाएगा 8/15। ये इस सवाल का उत्तर होगा 8/50। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, इन ए सर्टेन स्टोर, किसी दुकान में द प्रॉफिट इज 320% ऑफ कॉस्ट, लागत का 320% मुनाफा है, फायदा है, लाभ है। इफ़ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 25%, यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए, कीमत बढ़ा दी जाए, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन जो विक्रय मूल्य है, बेचने की जो कीमत है वो समान रहे, अप्रॉक्सीमेटली, तो अनुमानित, व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत लाभ होगा, अनुमानित, लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, सिर्फ लगभग। तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस जो लागत है उस पर 320% प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 320% ज़्यादा होगी, तो मतलब कितनी होगी, 420 रुपये होगी, मतलब 420 रुपये में बेचता होगा। भाई 320 पर तो इसका प्रॉफिट ही हो गया। 100 पर जितना परसेंट होता है वही प्रॉफिट होता है, तो 100 पर 320 का लाभ 420 में बेचेगा। अब कहता है अगर लागत उसकी 25% बढ़ जाए, मतलब 100 की जगह उसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाए, 125 हो जाए, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहे। अब सेलिंग प्राइस सेम रहेगा तो इसके लिए इतनी कीमत बनेगी 125, बेचेगा 420 में, तो कितना मुनाफा लेगा दोस्तों। आप कहेंगे सर निकालेंगे 5 और 9 और 1 2, 295, तो इसे 295 का फ़ायदा होगा। देखिए हम हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं दोस्तों वो कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, लेकिन इस सवाल में बोला ही ये गया है कि आपको जो प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट का जो परसेंट बताना है वो सेलिंग प्राइस पर बताना है। तो हमारी मजबूरी है कि हमें, देखिए प्रॉफिट होता है अपॉन CP इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट आपका होता है ना, इस तरह से आप निकालते हैं। लेकिन सवाल में बोला ही ये गया है कि आपको जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है वो आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। तो कोई बात नहीं, हम सेलिंग प्राइस रख देंगे नीचे, भाई 295 अपॉन 420, और परसेंट निकालना 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इतनी सी बात है। लेकिन इसमें कहा कि अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कटता नहीं होगा। चलिए पहले यहाँ देख लेते, भाई जो कटता है वो काट लेंगे इधर, है ना, और करता है और भी काट लेंगे, लेकिन हम 10 को ख़राब नहीं करना चाहते। तो आप फिर ये देखेंगे, देखिए अब ये वही कैलकुलेशन आ गई जो आपकी ईज, मतलब आपके आसान सवाल को मुश्किल बना देती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे पता है इसमें 7 आ रहा है, तो क्या ये 7 से कटेगा, जहाँ तक कटता है वहाँ तक काट लेंगे। भाई 28 4 पर जाएगा, फिर कितना बचेगा 15। तो मैं ये चाहता था कि ये 15 नहीं ये 14 हो, अगर ये 5 की जगह 4 होता तो ये आसानी से कट जाता। तो मैं, भाई मुझे बताना ही अप्रॉक्सीमेटली है, तो मैं इतना क्यों सोचता हूँ फिर कि यहाँ पर 5 होगा, मैं 5 को ही भाग दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 5 की जगह यहाँ पर क्या मान लेता हूँ दोस्तों 4, और फिर इसको भाग लगाता हूँ। तो मैंने 7 से भाग दिया, ये कितना आ गया 6, और इसको भी 7 से भाग दिया, ये 4 पर गया 28 और 1 2, 42 पे चला जाएगा। अब ये 6 से 42 पे कट गया, 7 गुने 10, तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा वो कितना आएगा, 70% आएगा, और यही सवाल का उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशो 5:4 रिस्पेक्ट के साथ, मतलब इनकी समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 years hence, 3 साल बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9 रेस्पेक्टिवली, और 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वट इज़ आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स, तो जो आनंद की वर्तमान आयु है वह क्या होगी, वर्षों में हमें बताना है। तो आप देखिए कि भाई प्रेजेंट में जो समीर है और जो आनंद है,
का जो रेशो है वो 5:4 है। कितना दोस्तों? 5:4। और 3 साल बाद 3 years लेटर यह रेशो 11:9 हो जाता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, अक्सर ऐसे गैप वाले सवाल आते हैं, ये सेम गैप से ही सवाल है। कैसे है दोस्तों? देखिए भाई, आज समीर की जो भी आयु प्रेजेंट में, आज से ठीक 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो उसकी आयु होगी उसमें गैप 3 साल का आ जाएगा। अगर मैं अपनी एज की भी बात करता हूँ तो आज मेरी एज है, आज से ठीक 3 साल बाद मेरे भी एज में 3 साल का गैप हो जाएगा, आपकी भी एज में 3 साल का गैप रहेगा, और आनंद की एज में भी 3 साल का गैप होगा आज से 3 साल बाद की उम्र में। तो आप कहेंगे सर इसके भी 3 साल बढ़ेंगे, इसके भी 3 साल बढ़ेंगे, तो गैप सेम वाला क्वेश्चन आ गया। फिर से वही सवाल, तो फिर से वही ट्रिक करेंगे। क्या कि जो ऊपर वाला गैप है दोस्तों 1, इसको नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे रेशो से, और जो निचले वाले रेशो का गैप है दोस्तों 2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन पहले चेक कर लेना क्या ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम है। हम कहेंगे सर इधर का गैप 6 है और इधर का गैप कितना 5, तो सेम नहीं था। हम इस वाले गैप को सेम करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले गैप को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर के डिफरेंस को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर नया रेशो हमारा बन के आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशो, तो ये आ जाएगा 10:8 और ये आ जाएगा 11:9। अब जैसे ये नया रेशो आएगा ये पुराने वाला आपका ख़त्म हो जाएगा, इससे अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब आप कहेंगे सर कि 10 से 11 एज हो गई किसकी? समीर की, और आनंद की भी कितनी होगी? 8 से 9 1 बढ़ गई। मतलब हमारे हिसाब से कितनी बढ़ती है? 1 बढ़ती है, जबकि सवाल के हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए? 3 साल बढ़नी चाहिए, 3 साल का गैप आना चाहिए। तो 1 की वैल्यू दोस्तों 3 साल है, तो हमें उम्र बतानी किसकी? आनंद की। कब? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट ऊपर वाला रेशो है, तो आनंद की उम्र भी कितनी होगी? 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 साल। ये सवाल का उत्तर है 24 ईयर्स। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, अ ग्रोसर हैज़ अ सेल ऑफ ₹6435, 6,927 रुपये, 6,855, 7,230 और 6,562 फॉर 5 consecutive मंथ्स। किसी दुकानदार की लगातार 5 महीनों की बिक्री कुछ इस प्रकार है। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ, वह 6ठे महीने में और कितनी बिक्री करे, सो दैट ताकि ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹6500, कि जो उसकी औसतन बिक्री है वो 6,500 रुपये हो। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना होगा। पहले आप मुझे ये बताएं 10, 12 और 14 का एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे सर तीनों नंबर को जोड़ें, 3 से भाग लगाएं, आपका औसत आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है? तो आप कहेंगे सर एक ऐसी वैल्यू जो इन सभी डिफरेंट वैल्यूज़ को सेम बना दे वो इनकी एवरेज कहलाएगी। मतलब एक ऐसा मान जो इन तीनों को समान कर दे वह मान इनका एवरेज कहलाएगा। तो आप कहेंगे ठीक है, तो बताओ इनकी एवरेज क्या है। आप कहेंगे सर तीनों को जोड़ के 3 से भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये एक तरीका हो गया कि एवरेज निकालने का। भाई फॉर्मूला है, ठीक है, लगाया आपने, निकाल लिया। लेकिन निकालते समय हम क्या क्या चीज़ें अनुभव करते हैं वो आपको देखना होगा। आप कहेंगे सर एवरेज निकालते समय हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो अपने से कुछ निकाल कर और छोटे नंबर को दे देता है। मतलब यहाँ से उधार ले लेंगे और छोटे वाले को उधार दे देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 12। ये था 12, ये हो गया 12। तो सभी की वैल्यू कहाँ पर सेम हो गई? 12 पर। तो 12 ही इनकी क्या कहलाएगी दोस्तों? एवरेज। तो हमने यहाँ पर यह अनुभव किया कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो बड़े नंबर से उधार लेकर छोटे नंबर को उधार देते हैं। मतलब कहीं से कुछ लेना है और किसी को कुछ देना होता है, तब जाके कहीं हमारी एवरेज बनती है। आप मुझे बताएं, अगर मान लो 6 नंबर कुछ इस प्रकार हैं, 6, 8, 10, 12, 14 और ये x, और इनका एवरेज मान लेते हैं कितना है दोस्तों? ये 11 है। तो बताएं यहाँ पर x का मान क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर एवरेज 11 है, और क्योंकि 6 नंबर हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इनका सम आ जाएगा। ये इनका क्या आ जाएगा दोस्तों? सम आ जाएगा 66। आप कहेंगे सर इस 66 में से इनको जोड़कर अगर हम घटाएंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इन 6 के सम में से इन 5 का सम माइनस कर दो तो ये कितना होगा? ये होगा 20 और 20 40 और 10 50। 50 इसमें से माइनस कर दो
ये आपका उत्तर आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसमें हम कोई और अप्रोच लगा सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने अप्रोच लगाई थी, यही सेम अप्रोच यहाँ लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी। कैसे? देखिए, मैंने मान लिया कि ये जो x है भाई, हमें इन सभी नंबर का क्या एवरेज दिया गया है? 11 दिया गया है। तो मैं मान लेता हूँ ये x क्या रहा होगा? 11 रहा होगा। क्या वास्तव में 11 रहा होगा? कह नहीं सकते। हो सकता है जैसे ये 12, इन सब का एवरेज 12 आया था और ये नंबर 12 था। लेकिन क्या ये 12 था? नहीं, ये तो इससे ज़्यादा था। क्या ये नंबर 12 था? नहीं, ये इससे कम था। तो ये हो सकता है कि जो x ये 11 ही रहे, या 11 से कम रहे, या हो सकता है 11 से ज़्यादा रहे। अब हमें देखना होगा कि ये कम है ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? अब आप मुझे बताएं, अगर इन सब का एवरेज 11 आया है तो मतलब इन सब को 11 माना गया है। तो अगर इसको 11 माना जाएगा तो इसको उधार मिलेगा या ये किसी को उधार देगा? आप कहेंगे सर इस 6 को अगर हम 11 मानते हैं, अगर 6 की वैल्यू 11 हो गई तो इसका मतलब इसमें 5 जोड़ा गया होगा। इसमें कितना जोड़ा गया होगा? आप कहेंगे सर इसमें 3 जोड़ा गया होगा। और इसमें कितना जोड़ा गया होगा? इसमें 1 जोड़ा हो गया। इसको 11 बनाने के लिए 5 जोड़ेंगे, इसको 11 बनाने के लिए 3 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसको 11 बनाने के लिए घटाएंगे, इसको 11 बनाने के लिए 3 घटाएंगे, है ना? सॉरी। तो आप देख पाएंगे भाई 3 से 3 कट जाए, इसका निष्कर्ष निकालेंगे, 1 से 1 निकल गया और ये कितना आ गया 5। अगर दोस्तों ये जो कंक्लूजन आया है यहाँ से निकल के, अगर ये 0 आता है तो हम ये कहेंगे कि भाई 0 आ गया, इसका मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब ये 11 ही था, इसको ना तो लिया गया इससे ना दिया गया। अगर 0 आता है तो ये जो एवरेज थी ये वही नंबर होगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता, ये क्या आ गया 5, तो इसका मतलब ये 5 बड़ा था। इसका मतलब क्या था? ये 5 बड़ा था। ये नंबर कितना था? 16 था। इसको 5 उधार मिला है, इसमें जोड़ा गया है तो इसका मतलब इसने दिया होगा, तो ये 5 इसमें जुड़ के आंसर बता देगा। अगर ये माइनस में आता तो घटा देंगे, प्लस में आता तो जोड़ देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। चलो इसी अप्रोच को लगाते हुए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्या है दोस्तों? 6 4 3 5 इतने रुपए, फिर इतने रुपए, फिर इतने रुपए, 55 7 2 3 0 और 6 5 6 2, और ये क्या है? x। इन सभी का एवरेज क्या है दोस्तों? आप कहेंगे सर इन सभी का एवरेज कितना है? 6500 रुपये। ये इन सभी का एवरेज है। तो मैं मान लेता हूँ जो x है वो 6500 रुपये होगा। मैं मान लेता हूँ जो x है, ये फिक्स कर दिया हमने, क्या रहा होगा? 6500, क्योंकि एवरेज क्या है दोस्तों इनकी? एवरेज इनकी 6500 रुपये है। तो ये क्या 6500 रुपये था? नहीं, तो इसका मतलब इसमें जोड़ा गया होगा। कितना जोड़ा गया होगा? 6500 में आप डिफरेंस निकाल लें, कितना आएगा? 65। आप कहेंगे सर ये 6927 रुपये था और एवरेज आया 6500, इसका मतलब इसमें से निकाला गया होगा, है ना? इसको 6500 बनाने के लिए घटाएंगे, कितना? 427। इसको भी घटाएंगे, कितना? 355। और इसको क्या करेंगे? इसको भी घटाएंगे, 730 माइनस, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसमें से भी माइनस करेंगे, कितना? 62। अब फिर से क्या करेंगे? इनका निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। क्या निकल के आता है रिजल्ट? देखिए, अब ये 65 है तो 65 अगर यहाँ से निकाल लें या फिर यहाँ से निकाल लें 65, तो प्लस है तो चलो यहाँ से कर लेते हैं। तो ये कितना? 55 ये जाएगा और कितना? 290 रह जाएगा, ठीक है। आप इन सब को जब सोल्व करेंगे तो ये आपका 1509 नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है, जो एवरेज है, उससे ये नंबर 1509 कम रहा होगा। तो इसमें से 1509 ये जो वैल्यू है यहाँ पर लाएंगे इसको और इसमें से घटा देंगे। तो आप कहेंगे सर ये आंसर कितना आ जाएगा? 4991। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा, 4991। आप इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों कि ये 1 2 3 4 5 और 6 कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो 6 नंबर का एवरेज कितना है दोस्तों? 6500। आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सम आ जाएगा, कितने नंबर का आ जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का आ जाएगा। उसमें से 1 2 3 4 5 इन पांचों नंबर को ऐड करके इस सम में से माइनस करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी और आगे भी इस अप्रोच को लगाने की आप कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75 इज व्हाट। कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी भाग हो। तो आप मुझे बताएं 15 से जो नंबर भाग होता है दोस्तों 25 और किससे बोला गया 40 तथा 75 से। अब इसके 2 तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो अप्रोच रखनी है वो जो कमांड रखनी है, एक तो बेसिक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो क्या होता है, दूसरा भाई इसका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। जब कभी भी दोस्तों एलसीएम से सवाल आता है, आपको पता है वह नंबर जो 15 से भी भागो, इससे भी भागो, इससे भी भागो, इससे भी भागो, मतलब इन सभी से डिवाइड होने वाला नंबर अगर कभी भी आपको बताना है तो वो क्या होता है एलसीएम, और जो इन सबको भाग करे वो होता है एचसीएफ। तो हमें इस सवाल में एलसीएम निकालना, ये तो बात गारंटेड होगी। लेकिन उससे पहले हम दूसरे अप्रोच को लगाते हैं। देखिए आप मुझे बताएं, अगर कोई नंबर है दोस्तों और वो 15 से डिवाइड होता है कंप्लीट, तो क्या वो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर कोई नंबर 15 से डिवाइड होता है तो 3 से भी जरूर डिवाइड होगा और 5 से भी जरूर डिवाइड होगा। तो हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 9 से कटता हो या 3 से कटता हो, जिन नंबर का आपको एलसीएम लेना है। तो 9 से कटने वाला नहीं है तो हम 3 से चेक करेंगे और दोनों में से किसी एक का ही रूल लगाएंगे दोस्तों। तो हमें 9 का नहीं मिला तो हम फिर 3 चेक करेंगे, तो 15 से कटने वाला 15 एक ऐसा नंबर जो 3 से कटता है। तो इसका मतलब वो नंबर 15 से कटता है तो 3 से ज़रूर कटेगा। तो देखो इनमें 3 से कटने वाला नंबर कौन है भाई? एक तो 9000 है, ये कटेगा, 9 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब या तो आंसर 9000 होगा या फिर 9600 रुपये होगा। फिर उसके बाद आप क्या कौन सा नंबर सोचेंगे? आप कहेंगे सर 5 से तो ये दोनों ही होंगे, 25 से दोनों होंगे, 40 से तो 4 और 10 दोनों होंगे, 4 से भी 10 से भी, 75 25 3 होता है, 3 से चेक कर चुके, 25 से भी चेक कर चुके। तो हमें बताना बड़े से बड़ा, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 9600। यही सवाल का उत्तर होगा। मैंने क्या कहा, जब कभी भी एलसीएम से सवाल आता है तो आपके 99% क्वेश्चन सिर्फ इसी अप्रोच से ख़त्म हो जाते हैं कि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नंबर आपको गिवन है उनमें ये चेक कीजिए कि इनमें से 9 और 3 से कटने वाला कोई नंबर है क्या। अगर 9 से भाग होने वाला मिल जाता है तो सिर्फ आप 9 का ही रूल लगाएंगे, फिर 3 का रूल नहीं लगाएंगे। और 9 का रूल क्या कहता है कि आप अंकों को जोड़कर देखें, यदि वो 9 से भाग होता है तो संख्या भी 9 से भाग होगी, है ना। और 3 का भी रूल यही होता है कि आप अंकों को जोड़कर देखें, अगर वो 3 से भाग होता है तो नंबर भी 3 से भाग होगा। लेकिन दोनों में से रूल किसी एक का ही लगाना है। अब मेरे पास 9 से भाग होने वाला नंबर नहीं था तो 3 से भाग होने वाला 15 भी है, 75 भी, कोई भी एक लेकर चल सकते हैं आप, सभी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा भाई 15 से भाग नंबर होता है तो 3 से भी होगा, तो 3 से भाग होने वाला सिर्फ ये है और ये है, ये नहीं है तो ऑप्शन कट गए। फिर मैंने देखा भाई 5 से तो ये सारा जाता है, 25 से पूरा कट जाएगा। 40 में क्या आता है भाई? 4 और 10 आता है, या 8 5 बोल सकते हो आप। तो 5 से कटेगा, क्या 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा 8 से। तो इसका मतलब ये सभी से कट रहे हैं दोनों नंबर। मुझे बताना बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा बताना है तो फिर 9600 रुपये, सॉरी 9600 आपका सवाल का उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा से एक बार रिपीट मोड पर ज़रूर देखें। इसको अगर हम बेसिक मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए आपको क्या करना है, इन सभी नंबर का एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो आप इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 600। आप एलसीएम ले लेंगे, आपको एलसीएम लेना अगर आता है तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं एलसीएम, या फिर आप क्या करेंगे, जो इन सब में बड़ा नंबर है, इन सब में बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों? 75। तो आप कहेंगे यही सवाल का एलसीएम हो सकता है, लेकिन ये फिर सबसे कटना चाहिए। 75 15 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 25 से कटेगा? कटेगा। 40 से कटेगा? 40 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 40 में 8 भी आता है, 8 आता है और 5 आता है, तो 5 तो इसके अंदर है 75 में, लेकिन 8 नहीं है, तो हम 8 को इसके अंदर ले आएंगे और 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 + 4 600।
तो ये 600 इनका एलसीएम आ गया। अब मुझे बताना है 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर। तो आप कहेंगे सर 600 वह नंबर है जो इन सबसे कटता है। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर को, 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर को अगर इनके एलसीएम से भाग दूं और वो पूरा डिवाइड हो जाए, अगर मैं 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर को एलसीएम से डिवाइड कराऊं और वो पूरा डिवाइड हो जाए, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे जो नंबर एलसीएम से डिवाइड होगा वो इनसे भी डिवाइड होगा? क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो जो भी एलसीएम नंबर को डिवाइड करेगा, जो भी नंबर मतलब एलसीएम से डिवाइड होगा, वो इन सब से भी डिवाइड हुआ माना जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 600 से इन नंबर को भाग लगाएंगे तो ये 600 पे जाएगा। कितने पे गया इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना गया वो इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर ये बच गया कितना, 399। फिर इस 9 को भी उतारेंगे तो ये फिर 6 पर जाएगा, 3600। फिर कितना बच गया, 399। तो आप कहेंगे सर ये ज़्यादा रह गया। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये ज़्यादा नहीं रहता, ये फालतू नहीं आता, तो ये नंबर पूरा कर जाता। तो मैंने कहा यही तो देखना था हमें यही तो देखना था दोस्तों। इस 4 डिजिट के नंबर में से हमें जितना भी ये रिमाइंडर मिला है, जितना भी ये शेष मिला है, फालतू मिला है, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो बचा हुआ हिस्सा जो है ये वो होगा जो 600 से पूरा डिवाइड हुआ होगा। इसका मतलब ये वह नंबर है जो 600 से पूरा डिवाइड होता है। तो अगर ये 600 से पूरा डिवाइड होता है, एलसीएम से पूरा डिवाइड होता है दोस्तों, तो ये इनसे भी पूरा डिवाइड होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4107। इफ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज 37 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। कि 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उन संख्याओं का एचसीएफ 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको यह ज्ञात होगा कि मान लो कोई 2 नंबर है 8 और 12। अगर आपको इनका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो आप कहेंगे सर 4 आएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। तो क्या आप एचसीएफ निकाल पाएंगे कि नहीं? तो इसका मतलब ये ही इन संख्याओं का एचसीएफ है। और जो बचे हुए नंबर हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो हम ये कह सकते हैं ये इन संख्याओं का रेशियो बनकर आया होगा काटने के बाद। कि भाई 2 नंबर थे जिनका रेशियो 2-3 था और उनका एचसीएफ 4 था। तो क्या आप ये कह सकते हैं दोबारा से मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ से रेशियो को वही नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो 2 नंबर रहे होंगे वो ए बी की रेशियो में रहे होंगे, जहाँ पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। वैसे तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि मैंने रेशियो लगा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप मानकर चलेंगे कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अदरवाइज ए और बी को प्राइम कहने का मतलब होता है, सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ एक ही इनका एचसीएफ होगा। देख लो 2 और 3 का एचसीएफ क्या है, 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई को प्राइम का मतलब है इनमें कुछ कॉमन नहीं है, या फिर आप ये कहते हैं इनका एचसीएफ 1 है, एक कॉमन, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वो नंबर क्या रहे होंगे दोस्तों? तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, 37A 37B, ये वो 2 नंबर रहे होंगे। और इन दोनों की जो प्रोडक्ट गिवन है वो कितनी है, 4107। तो आप इससे इसको भाग लगाएंगे, ये 1 पर जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो ये 3 पर जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो ए और बी का गुणनफल आएगा वो 3, मतलब ए बी जो रेशियो वाली टर्म है उनका अगर मल्टीप्लाई कराऊँ तो 3 आएगा। तो आप मुझे बताओ ये ए और बी क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर ये ए 1 और बी 3 हो सकता है। 3 बन जाए तो 3 होता है और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ए 1 और बी 3 रहा होगा, तो संख्या क्या रही होंगी? आप 37 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे सर एक नंबर 37 रहा होगा और दूसरा नंबर 111 रहा होगा, तो बड़ा कौन सा? 111। यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों। द क्यूब रूट ऑफ 0.00216 क्या होगा? आपको घनमूल बताना है किसका? 0.000216 का आपको घनमूल बताना है दोस्तों, क्या होगा? तो आप इतना तो जानते ही हैं कि कभी भी अगर रूट या क्यूब रूट इन सब में डेसिमल में नंबर आता है, या तो आप पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगाते हैं, या फिर आप ये देखिए कि क्यूब रूट है तो आप 3-3 के पेयर बनाएंगे दोस्तों, 3-3 के पेयर बनेंगे। कितने पेयर बने? 1 2 2 पेयर बने। इसका मतलब बाहर 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा। तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। और इन 3 जीरो में से एक जीरो बाहर आएगी और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। सवाल का उत्तर क्या हुआ? 0.06। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। रनिंग एट द सेम कांस्टेंट रेट 6 आइडेंटिकल मशीन्स कैन प्रोड्यूस
अ टोटल ऑफ 270 बोटल्स पर मिनट, कि किसी समान दर से 6 एक जैसी दिखने वाली मशीन कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 270 बोटल्स, 1 मिनट में 270 बोतल तैयार कर सकती हैं। एट दिस रेट, इसी दर से हाउ मैनी बोटल्स कुड 10 सच मशीन, तो इसी दर से ऐसी 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बना पाएंगी या निर्माण कर पाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप MDH वाला मसाले वाले फॉर्मूले लगाएंगे, ये उस व्यक्ति वाले नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसमें क्या है, मैन, डेज, आवर्स और डिवाइडेड बाय वर्क। पहले प्रकार के आदमी, उनके दिन, उनके घंटे, उनका काम बराबर होता है दूसरे प्रकार के आदमी, आप ये M से मशीन भी कह सकते हैं, ठीक है, उनके डेज, उनके आवर्स और उनका वर्क उनके नीचे होता है। आदमी, दिन, घंटे या मशीन, डेज, आवर्स, ये जो टाइम है ये मल्टीप्लाई होता है हमेशा, चाहे आदमी हो, मशीन्स हो, और टाइम चाहे डेज में, आवर्स में, या दोनों में गिवन हो, मल्टीप्लाई होगा, और जो वर्क होगा उनके नीचे रहेगा। इसी प्रकार ये जो दूसरे ग्रुप के हैं इनका दूसरी तरफ रहेगा। आप कहेंगे सर मशीन पहले कितनी थी, 6 थी, और कितना 270 बोतल बनाती थी, और कितने उसमें 1 मिनट में। यहाँ पर 4 मिनट में कितने आदमी 10 मशीनें कितनी बोतलें बनाएंगी, हम मान लेते हैं x। वैसे तो x को हम छोड़ चुके तो छोड़ो, x नहीं, हम यहाँ पर क्या लेंगे, a मानते हैं a। तो इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 6 से जाएगा कितना 45 बार, और ये a की वैल्यू आ जाएगी 45 4 180 और 0 1800। तो इसका मतलब हमें कितनी ऐसी बोतलें बनानी पड़ेंगी, 1800। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है दोस्तों, है ना, कि 3 बकरी 3 दिन में 3 किलो चारा खाती हैं, तो 10 बकरी 10 दिन में कितने किलो चारा खाएंगी, है ना। इस तरह के जो जितने भी सवाल होते हैं, मतलब ये पहले ग्रुप का और ये दूसरे ग्रुप का काम होगा, और बराबर रख के सवाल को सोल्व कर देंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, एक बर्तन है जो कि द्रव से भरा है, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर, जिसमें 3 भाग पानी, एंड 5 पार्ट सिरप्स, 5 भाग सिरप है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी डोन ऑफ, तो कितना मिक्सचर का अंश निकाल कर एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, वो पानी से बदल दिया जाए, सो दैट, ताकि द मिक्सचर में भी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, कि बचे हुए मिक्सचर में आधा पानी आधा सिरप हो। कि भाई कोई सिरप था, एक बर्तन है दोस्तों, उस बर्तन में पानी और सिरप की मात्रा का रेशो 3:5 है, 3 भाग पानी 5 भाग सिरप है। वो कहता है इसमें से मिक्सचर निकाल के, तो दोस्तों जब मिक्सचर निकलता है तो जो बचा हुआ मिक्सचर है, जो रेस्ट वाला मिक्सचर है, इस रेस्ट मिक्सचर में पानी और सिरप का जो रेशो होगा वो क्या होगा, आप मुझे बताएं। आप मानिए एक नींबू पानी आपके पास है, आपने गर्मी थी, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, आपने नींबू पानी बनाया, और उस नींबू पानी में से 1 गिलास निकाल कर आपने खुद पी लिया, और उसके बाद आपने बाकियों को सर्व किया। क्या बाकियों को जब सर्व किया तो उसका टेस्ट और जो आपने पिया उसका टेस्ट क्या अलग होगा? आप कहेंगे सर नहीं, अगर टेस्ट अलग नहीं है तो इसका मतलब रेशो भी अलग नहीं होगा। तो मिक्सचर में से मिक्सचर निकालने पर कभी भी रेशो नहीं बदलता है, तो मतलब अब भी रेशो क्या रहेगा दोस्तों, 3:5 रहेगा। फिर क्या हुआ, फिर इस मिक्सचर में जो बचा हुआ मिक्सचर है इसमें पानी को डाल दिया गया। किसको ऐड कर दिया गया? पानी को ऐड कर दिया गया मिक्सचर निकालने के बाद। तो उसके बाद जब किसी चीज़ को ऐड किया जाता है, किसी इंडिविजुअल चीज़ को ऐड करें या निकालें इंडिविजुअल को, तो हमेशा रेशो बदलता है। तो आप कहेंगे सर अब रेशो बदलेगा, तो अब रेशो क्या हो गया? उसने कहा आधा आधा रह गया, तो हाफ का मतलब ही होता है 1:1 रेशो। 2-2 रह जाने का भी मतलब रेशो 1:1 होगा, कट जाएगा 2-2 से। इक्वल हमेशा 1:1 रेशो को बोला जाता है। तो अब आप कहेंगे कि बताओ, सॉरी आपसे पूछा गया कि बताओ कितना भाग मिक्सचर से निकाला गया था, कितना भाग? तो ये इसके ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5, 1/7। तो पहला जो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सर आप बताएं कि इस वेसल में और इस वेसल में क्या पानी इक्वल होगा? आप कहेंगे नहीं सर, इसमें से पानी भी गया है
और सिरप भी गया, तो यहाँ पर हम कुछ भी बराबर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो ये बचा हुआ मिक्सचर था और जब इसमें पानी ऐड किया गया तो उस दोनों केस में सिरप की मात्रा सेम होनी चाहिए। सिरप पे तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए सिरप को क्या करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं टोटल मिक्सचर कितने का हो गया 10, और यहाँ पर कितना था 8। तो 8 से 10 हो गया, तो इसका मतलब पानी ऐड कितना हुआ होगा 2। अब आप ध्यान से देखकर मुझे बताना दोस्तों कि ये इनिशियल आपका मिक्सचर था, इनिशियल, और ये आपका फाइनल मिक्सचर है। तो क्या इनिशियल की क्वांटिटी और फाइनल की क्वांटिटी सेम नहीं होनी चाहिए क्या? भाई आप मुझे बताइए, जितना मिक्सचर निकाला गया बदले में उतना ही पानी डाला गया, तो जो पहले मिक्सचर रहा होगा, अगर मान लेते हैं 100 लीटर था, 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो 20 लीटर पानी ऐड करेंगे तो दोबारा से 100 लीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला इनिशियल मिक्सचर रहा होगा दोस्तों, वही आपका फाइनल मिक्सचर रहा होगा। और फाइनल मिक्सचर मेरे पास 10 है, तो टोटल 10, तो मतलब कुल मिक्सचर तो मेरे पास आ गया 10। अब इसमें से मिक्सचर कितना निकाला गया तो वो पता करना है। तो आप कहेंगे सर जितना मिक्सचर निकाला उतना ही तो पानी ऐड किया। तो मैं कह सकता हूं अगर 2 पानी ऐड किया है तो 2 ही मिक्सचर निकाला होगा, हाँ या ना? तो 2 मिक्सचर निकाला था 10 में से, तो उसका भाग क्या रहा होगा 1/5। इस सवाल का उत्तर है। एक तो ये तरीका मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए पहले रेशियो ये था पानी और सिरप का, मिक्सचर निकालने के बाद कभी भी रेशियो नहीं बदलता है, तो बचे हुए में भी रेशियो यही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा, 1:1 हो गया, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस वाले वेसल में और इस वाले वेसल में पानी को चेंज किया गया है, पानी में प्रभाव पड़ेगा, सिरप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी ऐड किया है। तो सिरप इधर और इधर दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो 5 है तो हमने 5 बनाया, तो 5 ये, तो 5 ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 और 5 10 मिक्सचर हो गया हमारे पास। 8 से 10 हो गया तो 2 पानी मिलाया होगा, जितना पानी मिलाया उतना ही मिक्सचर निकला होगा। और अगर फाइनल में मिक्सचर 10 है तो शुरुआत में भी 10 रहा होगा, तो 10 में से ही 2 निकल के मिक्सचर आया होगा, तो कितना भाग 1/5 भाग निकल के आया होगा। आप इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जब मैं दूसरी अप्रोच अपना रहा हूं तो मैं इस वाले बर्तन और इस वाले बर्तन के मिक्सचर को बराबर करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास इनिशियल जो पानी और सिरप का, इधर एक लाइन खींच देते हैं जो आप समझ पाए, का जो रेशियो था वो कितना था दोस्तों 3:5। तो क्या मैं कह सकता हूँ इनका जो मिक्सचर रहा होगा वो 8 रहा होगा, और फाइनल में 1-1 हो गया, तो इनका मिक्सचर 2 हो गया। तो आप बताएं पहले बर्तन और आखिरी बर्तन का मिक्सचर तो सेम होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इधर 8 इधर 2 सेम कर लो, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं पानी 3 से 4 हो गया तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, और सिर्फ 5 से 4 हो गया तो ये कितना घट गया 1 घट गया। ये हमेशा सेम नंबर आएगा, 1 प्लस 1 माइनस, जो माइनस वाला होगा वही आंसर बनाएगा, ये याद रखना। ऐड करने पर हम कभी नहीं बता सकते कितना भाग निकाला, हमें तो निकालने की बात है। तो 1 निकाला है कितने में से 5 में से, यही सवाल का उत्तर है। जो निकाला गया है उसके ऊपर जो भी नंबर होगा नीचे रख के आंसर बता देना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार। एक रेलगाड़ी कार से 50% अधिक तेज है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, दोनों ए बिंदु से शुरू करते हैं एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, और बिंदु बी पर सेम टाइम पर, जो कि बिंदु ए से 75 किलोमीटर दूर है, पहुंचते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, हाउएवर, जैसे तैसे, द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन, कि जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन पर रुकने के कारण 12.5 मिनट अपने समय खो देती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, आप कार की चाल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, अब हमें ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड का रेशो पता है। कैसे कि भाई 50% अगर
रेलगाड़ी तेज़ है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका फ्रैक्शन 1/2 होगा, ये कार की 2 होगी तो ये 1 तेज़ होगी तो कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर ये 3x है तो ये 2x होगी। ये क्या आ गई इनकी दोस्तों, स्पीड, ये इनकी स्पीड आ गई। तो स्पीड 75 की डिस्टेंस जो A और B से दूरी है वो कितनी है, 75 किलोमीटर है। तो आप कहेंगे कि सर 75 की दूरी ट्रेन अगर 3x की स्पीड से चलेगी तो ये इसका टाइम आ जाएगा, और कार का टाइम कितना आएगा। आप कहेंगे सर 75 की दूरी अगर कार चलेगी 2x की स्पीड से तो ये कार का समय आ जाएगा। तो बताइए इन दोनों में समय किसका ज़्यादा होगा, और ये समय भी होगा। आप बताएं जो टाइम होता है वो क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका क्या आता है, टाइम आता है। तो वही तो क्या मैंने डिस्टेंस स्पीड टाइम आएगा। तो कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो कम स्पीड से भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा आएगा, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी टाइम कम आएगा। ठीक है, तो इसके इसमें से जब ट्रेन का समय निकालेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 12.5, क्योंकि दोनों एक समय पर ही तो पहुंचती है। अगर ये नहीं रुकती तो इनके समय में अंतर, मतलब जो कार है वो ट्रेन के साथ नहीं पहुंच पाती क्योंकि ट्रेन तो तेज़ थी। तो उसने कहा कि भाई 12.5 मिनट का गैप आ जाता है, तो 12.5 मिनट है डिस्टेंस किलोमीटर में, तो हम क्या करते हैं इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ से 75 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, और अंदर आपका एलसीएम आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 3 - 2, और इधर आ जाएगा आपका कितना 125/60 और ये 10। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्व करने के बाद 25 से 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 से 60 जाएगा 12 बार। तो 12 को 3 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 36, और ये 10 360, और ये इधर कितना है 1/6, और ये x इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू कितनी दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर। मुझे किसकी स्पीड बतानी है, मुझे बतानी है किसकी, कार की स्पीड। तो कार की स्पीड कितनी है, 2x है। तो अगर x 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2x कितनी होगी दोस्तों, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर है। देखिए आपको इस सवाल को करने में, वैसे इस सवाल को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस सब आपको समझाने में समय हमारा लगता है। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जब कभी भी डिस्टेंस सेम कवर करते हैं, कोई 2 व्यक्ति या एक ही व्यक्ति 2 बार उसी डिस्टेंस को कवर करता है। मैंने क्या कहा, जब डिस्टेंस क्या हो दोस्तों, सेम। जब डिस्टेंस सेम हो, या तो एक व्यक्ति 2 बार उस डिस्टेंस को चले, या कोई 2 व्यक्ति अलग अलग उस डिस्टेंस को चले, सेम डिस्टेंस को। तो उस वाले सवाल में जो डिस्टेंस निकल के आती है वो कैसे आती है कि पहले व्यक्ति की स्पीड, दूसरे की स्पीड, और अगर समय के अंतर से सवाल है, देखिए ये समय के डिफरेंस से सवाल है, अगर दोनों का समय जोड़ कर देगा तो हम इधर स्पीड जोड़ लेंगे। अगर दोनों का अंतर, समय का अंतर देगा, टाइम का डिफरेंस देगा, भाई इतना लेट है, इतना जल्दी है, ऐसे कहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे स्पीड का डिफरेंस करेंगे, स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। ये आपकी स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, टाइम का डिफरेंस आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। और ये डिस्टेंस कौन सी आएगी, यही सेम डिस्टेंस आएगी। तो आप कहेंगे सर पहली की स्पीड कितनी थी, ट्रेन की 3x, गाड़ी की 2x, दोनों का अंतर कितना x, 3x - 2x कितना आ जाएगा x, और इन 2 में टाइम का डिफरेंस कितना है। अगर ये मिनट में हो तो हमेशा आवर में चेंज करें, 60 से भाग लगा लें, x से x कट जाएगा, और ये डिस्टेंस आपकी गिवन है कितनी है, 75। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे दोस्तों तो ये x आपकी 60 आ जाएगी, तो 2x कितनी होगी, 120 होगी। आप चेक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900 divided into 2 different schemes A and B at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum respectively। कि जो मिस्टर थॉमस हैं वो 13,900 रुपये की धनराशि स्कीम A और B में इस प्रकार बांटता है कि एक पर उसे 14% वार्षिक ब्याज मिले और दूसरी पर 11% वार्षिक ब्याज मिले। इफ़ द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स, यदि 2 साल में उसे कुल साधारण ब्याज 3,508 रुपये मिले, तो बताइए कि स्कीम बी पर उसने कितना पैसा निवेश किया। तो इसको सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। हम पहला तरीका जानते हैं, भाई 13,900 रुपये इसे लगाने हैं 2 स्कीम में, कुछ हिस्सा ए में कुछ बी में। यहाँ पर 14% ब्याज मिलेगा और यहाँ पर इसे 11% ब्याज मिलेगा। तो अगर मैं ये मान लूँ
देखो, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है कि आपके पास कुछ धन है, या तो आप उसे 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटेंगे, है ना, उस पर पूरे के पूरे पैसों को आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप या तो सवाल में क्या कहेंगे कि दोनों या तीनों से कुल इतना ब्याज मिला, या फिर कहेंगे आप सर दोनों तीनों से जो ब्याज मिला है वो बराबर है, या फिर आप कहेंगे सर जो दोनों तीनों हिस्सों से अमाउंट मिला, मिश्र धन मिला, वो बराबर है। 3 तरह से सवाल पूछा जाता है। अगर कभी टोटल इंटरेस्ट आपको दिया हो और 2 हिस्सों में बांटा हो, तो आप ये एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। आपने कभी अगर 2 हिस्सों में पैसा बांटा हो सारा का सारा और टोटल इंटरेस्ट दिया हो, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे कि आप कहेंगे सर आप सारा का सारा पैसा ए स्कीम में लगा दो। अगर मैं सारे स्कीम में लगाऊं तो 14% ब्याज लेना पड़ेगा, जो कि कितना होगा 13,900 का 10% 1390 और 4% मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1946, 1946। अब सारा पैसा बी स्कीम में लगाए तो 11% ब्याज देना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 1529। 2 जीरो गई, 9 9 3 12 का 2 का हंसी लगी 1 और 4 और 1 5 और 1, ठीक 1529। आप कहेंगे सर मुझे अगर सारा पैसा यहाँ लगाना होता तो 1 साल में इतना ब्याज मिलता, अगर सारा पैसा यहाँ लगाते तो 1 साल का इतना ब्याज मिलता, क्योंकि पर एनम इंटरेस्ट है, तो 1 साल का यहाँ ब्याज मिलता, 1 साल का इतना यहाँ पे ब्याज मिलता। लेकिन मुझे ओवरऑल जो दोनों से जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 3508। ये 2 साल का है दोस्तों, तो 1 साल का कितना होगा, आप इधर भाग लगाएंगे, इधर करके दिखाता हूँ 3508, तो 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिला होगा दोस्तों, आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 17, 5 और 4, 1754 रुपये। आप एलिगेशन लगा देंगे इधर तो ये कितना आएगा 192 और ये कितना आएगा 225। आप इधर काट लेंगे इसको, कितने से जा रहा है 3 से जा रहा है, तो ये जाएगा 7 और ये 5, ये 3 से जाएगा 6 और ये 4, तो ये रेशो आएगा दोस्तों। और ये जब भी एलिगेशन में आप रेशो निकालते हैं तो ये रेशो हमेशा इस नंबर का होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 139 यूनिट्स। ये 139 यूनिट मतलब मेरे हिसाब से ए स्कीम में इतना पैसा लगाया, बी स्कीम में इतना लगाया, तो कुल मिलाकर इतना लगा होगा, जबकि लगाया कितना गया है 13900, तो 139 यूनिट इतने के बराबर है। तो मुझे बी स्कीम का पैसा बताना है तो 64 कितने के बराबर होगी, 2 जीरो चिपका देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि भाई मुझे 13,900 रुपये बांटने हैं स्कीम ए में स्कीम बी में, तो 13,900 में मान लो एक्स इधर दिया है, तो एक्स का एक प्रिंसिपल इंटू रेट 14% पर था और ये 11% इंटू टाइम, कितना साल 2 साल था, डिवाइडेड बाय 100 प्लस फिर जो बच गया पैसा 13,900 में से माइनस करेंगे एक्स, ये वाला पैसा, तो आपने इधर इतना इन्वेस्ट किया होगा, तो इस पैसे का 11 की दर से 2 साल का ये ब्याज मिला होगा। और आप ये कह सकते हैं सभी ब्याज को मिलाकर, इस वाले हिस्से के ब्याज को इस वाले हिस्से के ब्याज को मिलाकर मुझे कुल 2 साल का ब्याज इतना मिलेगा। और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,500 रुपये। तो 7,500 इसकी आएगी, तो इसमें से घटाएंगे तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी 6,400 रुपये। और क्या कर सकते हैं आप ये अप्रोच भी डेवलप कर सकते हैं सर कि 13,900 रुपये में 14% ब्याज इधर मिला, 11% इधर मिला, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 11% ब्याज बी से ले रहा है थॉमस और 14% ब्याज ए से लेता है थॉमस, तो दोनों से कम 11% तो वो अपने टोटल धन का लेता ही लेता है। भाई 11% इससे लेता है, 11% इससे भी लेता है, लेकिन इससे 3% क्या लेता है, ये ज़्यादा लेता है। आप इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 11% प्लस 3%, तो मतलब 11% तो दोनों से लेता है। तो 13,900 रुपये का अगर आप यहाँ करते हैं, अगर 13,900 रुपये का अगर आप 11% ब्याज लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ किया था हमने अभी 1529। तो ये जो 1529 ब्याज मिला है दोस्तों, ये तो इन दोनों से ही मिला है, 11% यहाँ भी लेता है यहाँ भी, तो टोटल का 11% तो ये दोनों से आ गया। जबकि दोनों से जो ब्याज मिला है वो कितना है 1 साल का 1754, 1754 रुपये। तो 1754 रुपये में से 1529 इसका दोनों से ब्याज मिलता है, तो बचा हुआ ये जो ब्याज है कितना 225, 225 रुपये। ये 225 रुपये से कहाँ ब्याज मिला होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो 3% है ना, ए का 3%, यही इस 225 की वैल्यू होगी। तो 3% 225 है दोस्तों, तो 1% कितना होगा, आप कहेंगे 75 रुपये होगा।
तो 100% कितना होगा, 7500 रुपये होगा। तो ए का पैसा आ जाएगा, क्योंकि ए का परसेंट था ना, तो ए का जो 100% वैल्यू थी वो कितनी थी, 7500 रुपये। तो ये ए की आएगी दोस्तों। तो बी की कितनी आएगी, 13900 में से 7500 आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6400 रुपये। आप इस अप्रोच को भी डेवलप कर सकते थे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, अ रेक्टेंगल पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज़ 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। कि एक आयताकार पार्क में जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, उसमें 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड बीचों बीच निकलते हैं, 2 कॉन्क्रीट रोड बीचों बीच निकलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बीन यूज्ड एज ए लॉन। और जो ये बचा हुआ पार्क है, इसको लॉन की तरह यूज़ किया जाता है। तो इफ़ द एरिया ऑफ द लॉन इन, जो ये लॉन है इसका एरिया, ये जो लॉन है अगर इसका एरिया 2109 मीटर स्क्वायर हो, देन व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रोड। तो रोड की विड्थ क्या होगी। हम मान लेते हैं कि जो रोड की विड्थ है दोस्तों वो W है, मतलब ये जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई ये W है और ये भी W है, तो फिर ये भी W है और ये भी W है ना। तो आप ये कह सकते हैं सर इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा। आप कहेंगे सर ये एरिया आएगा, मैं नाम दे देता हूँ, चलो A B C और D। तो एरिया ऑफ ABCD जो होगा वो कितना होगा, 60 गुने 40 2400 होगा। उसमें से अगर मैं इस लॉन का एरिया जो कि 2109 है अगर निकाल दूं, तो जो बचा एरिया होगा 192 मीटर स्क्वायर, ये आपका इन 2 क्रॉस रोड का होगा, है ना। ये इन क्रॉस रोड्स का एरिया होगा। तो अगर ये इनका एरिया है तो इनका एरिया होता क्या, आप देखिए इसकी ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 40। भाई ये 40 ही तो है यहाँ, अब ये लंबाई हो जाएगी और ये इसकी चौड़ाई है W। तो इस वाले रोड का एरिया क्या आएगा, इस वाले रोड का एरिया, तो आप कहेंगे सर 40 इंटू W, क्योंकि तो W है, ये 40 है, W है। अच्छा, इस वाले रोड का एरिया क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये 60 है, 60 है ना, 60 W प्लस 60 इंटू W। अगर मैं इस रोड के एरिया में इस रोड के एरिया को जोड़ता हूँ तो आप कहेंगे सर ये जो बीच वाला हिस्सा ना, ये प्लस वाला, ये 2 बार ऐड हो गया तो एक बार माइनस कर लेंगे इसका W स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है 90 डिग्री पर, तो ये स्क्वायर है, इसको माइनस कर लेंगे तो बराबर कितना, 291। देखिए अब आपकी जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100W, ये माइनस W स्क्वायर और ये आ जाएगा 291। मैंने क्या कहा भाई, आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो अब आप इसको सोल्व करें, या फिर कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और आपसे वही पूछा गया सवाल में जिसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब आपकी W में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और W की ही वैल्यू पूछी गई, तो आप कभी भी इसको पूरा सोल्व ना करें, आप डायरेक्ट ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन उठाएं, यहाँ पुट करें और जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही सवाल का उत्तर होगा। लेकिन सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। हम यहाँ से W कॉमन लेंगे तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा, 100 माइनस W बराबर 291। तो आप W की वैल्यू लें, देखिए पॉइंट में लेने से बेहतर हम पहले वो वैल्यू लें जो आपकी इंटीजर है। तो जैसे 3 है, अगर हम यहाँ पर 3 लगाएं तो 100 माइनस 3 कितना होगा, 97। क्या इनकी मल्टीप्लाई ये आएगी क्या, देखते हैं। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 प्लस 2 291, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा, 3 होगा। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से सोल्व कर देता हूँ इसको दोस्तों। तो ये आ जाएगा यहाँ से, मैं यहाँ से इस वाले पार्ट से इधर से सोल्व कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर इसको सब कुछ इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा W स्क्वायर माइनस 100W प्लस 291 इज इक्वल टू 0। तो आप जब इसके फैक्टर करेंगे, 20 वाली टर्म को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा W का स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 291 के जब आप 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ या अंतर 100 आए तो वो होगा माइनस 97W माइनस 3W प्लस 291 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप W कॉमन लेंगे तो W माइनस 97 और माइनस कॉमन लेंगे 3, तो ये आ जाएगा W माइनस 97 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आप एक बार W-97 और यहाँ से भी W-97 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा W-97 एंड W-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी विड्थ एक 3 आ जाएगी और एक 97। ये 97 पॉसिबल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसकी जो लंबाई या चौड़ाई है वही मैक्सिमम 60 है, तो उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा, 3 रहा होगा। तो अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको समय लग सकता है। जैसे आपसे पूछा गया है कि जो 1 घंटे का सेकंड दशमलव होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 सेकंड घंटे का, तो घंटे में कितनी सेकंड होती हैं भाई, 1 सेकंड है और नीचे घंटे में इसका दशमलव निकालना है, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। सेकंड से सेकंड कटेगा, तो अब आप जब 1 को 36 से भाग लगाएंगे तो आप क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले 2 जीरो हटा के 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, आप 36 को तोड़ेंगे तो ये आएगा 4 × 9 × 100, ठीक है। अब 4 को हमें 100 बनाना है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इधर 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर आपने नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी आपका 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, तो ऊपर आ गया 25 और नीचे आपकी 10 की पावर 4 होगी। 10 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, 100 × 100, 4 जीरो आएंगे मतलब 10 की पावर 4 है, और नीचे कितना रह गया 9। तो आपको बस इस 25 को 9 से भाग देना है, सिर्फ इतना करना है। तो जब आप इसको भाग देंगे, 25 को 9 से भाग देंगे तो ये कितने पर जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2 पर जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर 18 7 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए 2 आ गया और इससे पहले देखिए 2 इधर भी आया, लेकिन हमें इस पॉइंट से पहले 4, जब यहाँ से 0 हटाएंगे तो 4 डिजिट इधर आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट है यहाँ पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 2 डिजिट से पहले 2 के 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 के 4 डिजिट ये हो सकता है, और ये 2 के 5 डिजिट से पहले पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता। तो सवाल का उत्तर यही होगा। कोई बात नहीं, इतना समय भी नहीं लगेगा, आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 18 कितना बचा, 7 70, तो ये आ जाएगा 9 7 63। तो बस आप इतना ही रखें, और 10 की पावर 4 है, तो यहाँ से 4 जीरो जब हटाएंगे तो पॉइंट से 4 डिजिट पहले इधर पॉइंट खसक जाएगा, तो ये 2 से 4 डिजिट जब इधर आएगा तो आप कहेंगे सर एक तो यही हो गया, 1 2 3 4 और इधर पॉइंट लग जाएगा और बाद में 7, ये इस सवाल का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। एक टैंक को 3 पाइप द्वारा भरा जाता है विद सेम स्पीड के साथ। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप्स अलोन। कि जो 2 पाइप, पहले 2 पाइप हैं, उनको एक साथ खोला जाता है तो वो टैंक को उतने समय में भर सकते हैं जितने समय में थर्ड पाइप अकेला उसको भर सकता है। द सेकेंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट। और जो दूसरा पाइप है वो पहले पाइप से 5 घंटे तेज़ी से टंकी को भर सकता है, जबकि वह तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे टंकी को भर सकता है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज़ व्हाट। तो जो पहले पाइप द्वारा लिया गया समय होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आप एक बात बताएं कि जो पाइप तेज़ी से भरता है वो समय ज़्यादा लेगा या कम। वो समय हमेशा कम लेगा, और जो धीमे से पानी भरेगा वो पाइप हमेशा समय ज़्यादा लेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी और सी पाइप में अगर हम मान लेते हैं बी x टाइम लेता है। हमने क्यों माना है टाइम दोस्तों बी का, क्योंकि दोनों जगह भाई सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप का कंपैरिजन हुआ पहली बार, फिर सेकंड और थर्ड पाइप का कंपैरिजन, दोनों जगह सेकंड पाइप का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम सेकंड पाइप को ही मान लेते हैं x। तो ए से ये 5 घंटे तेज़ी से पानी भरता है, इसका मतलब ए ने 5 घंटे ज़्यादा लिए होंगे। भाई ये फास्टर है, ये स्लो रहा होगा, 5 घंटे ज़्यादा लिए। अब इसमें बी 4 घंटे धीमे भरता है, तो इसका मतलब ये 4 घंटे कम लेगा बी से। अगर ये 4 घंटे ज़्यादा लेता है मतलब स्लो है, 4 घंटे स्लो का मतलब है सी ने 4 घंटे कम लिए, इसने 4 घंटे ज़्यादा लिए। अब आप बताएं कि ए ने जो समय लिया है और जो बी ने समय लिया है, ये जब मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, x + 5 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना x, और ये कितना आ जाएगा x + 5 डिवाइड करेंगे। तो ये जो टोटल काम है इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों इनके वन डे वर्क से, तो ये हो जाएगा 2x + 5।
x प्लस 5 2x प्लस 5, तो ये जो समय आएगा ये c का समय आएगा x माइनस 4। ये तो कहा है सवाल में कि जो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो इस टंकी को भरने में जो समय लेंगे वो c का अकेले का समय आएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20, 2x स्क्वायर माइनस 20 और ये आ जाएगा माइनस 8x एंड प्लस 5x। तो जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस 5x कट जाएगा, माइनस 8x माइनस 20। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। लेकिन अब की बार जो पूछा गया है वो x प्लस 5 पूछा गया है और आपको गिवन क्वाड्रेटिक इसमें x में है, तो ये x की वैल्यू नहीं है, x प्लस 5 की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ से पुट करना चाहते हैं तो ये x प्लस 5 की है। अगर ये x प्लस 5 6 है तो x की वैल्यू 1 रही होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, आप इसकी फैक्टर बनाएं तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस, ये कितना आएगा, माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20। और जब आप इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 10 और x प्लस 2 ये आपके फैक्टर आएंगे इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10 एंड माइनस 2। अब माइनस में तो दिन नहीं हो सकते, समय नहीं हो सकता, इसका मतलब जो x की वैल्यू रही होगी वो 10 रही होगी। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 5 15 आवर्स इस सवाल का उत्तर होगा। यही सवाल का सही उत्तर है। लेकिन इस सवाल में अगर आप इस तरह से अप्रोच रखेंगे दोस्तों तो आपका बहुत समय लगने वाला है। आप इस अप्रोच को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। आप क्या करें, इस सवाल में आप ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, अब आपसे एक फर्स्ट पाइप ए का समय पूछा गया है तो आप ऑप्शन ले। अगर आप कहते हैं सर ए ने 6 घंटे लिए हैं, जल्दी से हो जाएगा, ए ने 6 घंटे लिए हैं, तो बी कितने लेगा, 1 घंटा लेगा। भाई ये 6 घंटे लेगा ए, तो उसमें x प्लस 5 की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 रही होगी। तो c की वैल्यू कितनी रही होगी, ये रही होगी सर आपकी 1 माइनस 4, तो ये तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब ये सवाल का ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप a का टाइम 10 घंटे लेंगे तो b कितना लेगा, भाई ये 10 घंटे लेता तो ये 5 घंटे कम लेगा, तो ये 5 घंटे लेगा। और ये इससे 4 घंटे कम लेगा तो 1 लेगा। तो देखना क्या ये दोनों मिलकर 1 घंटे में काम खत्म करेंगे। 10 और 5 कैल्शियम 10, ये 1 ये 2, तो 10 काम करना है, 10 पानी इनको भरना है, भरते 3 है, तो क्या 1 घंटे में पानी भर पाएंगे, नहीं, तो ये भी उत्तर गलत है। अब 15 लेंगे तो ए 15 घंटे लेगा, तो ये 5 घंटे कम लेगा, तो ये 10 लेगा, और ये 4 घंटे कम लेगा तो 6 लेगा। तो क्या देखना, ये दोनों मिलकर 6 घंटे में पानी भर पाएंगे। 15 और 10 कैल्शियम 30, तो ये 2 पानी भरेगा, ये 3 भरेगा। पानी मिलकर कितना भरना है दोस्तों, 30, मिलकर भरते कितना है 5, तो टाइम कितना लगेगा 6। बिल्कुल सही है, सवाल का उत्तर 15 घंटे होगा। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज़ 15 देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज़ व्हाट। कि यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/4 15 हो तो उसका 3/10 क्या होगा। तो संख्या का 3/10 क्या होगा। तो देखिए 1/3 का 1/3 का 1/4 कितना है दोस्तों 15, तो ये 1/12 हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा आता है कि किसी नंबर का आधा अगर 10 है तो पूरा कितना होगा, तो नंबर कंप्लीट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वो नंबर जो है इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 20 होगा। अगर आधा किसी नंबर का 10 है तो पूरा कितना होगा 20। कैसे आता है, अगर आपको पार्ट किसी वैल्यू के बराबर हो तो उसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट नंबर आ जाता है। तो आप कहेंगे सर 15 को अगर मैं पलट के मल्टीप्लाई कर दूँ इससे तो 12/1 आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। अब मुझे नंबर नहीं बताना, मुझे नंबर का 3/10 बताना है, तो इसका 3/10 भी बता दो आप कितना होगा। तो 5 से जाएगा 2 बार, ये 3, 2 से जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 9 6 54। यही सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000 एट 7% पर एनम इज ₹4,347। टाइम आपको बताना है। किसी 30,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7% वार्षिक दर से 4,347 रुपये आपको
चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, आपको समय बताना कितना होगा। तो आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना दोस्तों, 30,000 रुपये। आपको इंटरेस्ट गिवन है कितना, 4,347। तो कभी भी सीआई के सवालों में अगर टाइम पूछता है या फिर आपका रेट पूछता है तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल लेंगे। अगर बहुत सिंपल सवाल है कि प्रिंसिपल अमाउंट और रेट देकर टाइम पूछता है या टाइम देकर रेट पूछता है तो आप हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल 30,000 है और इसमें अगर ब्याज जोड़ दें तो ये हो जाएगा अमाउंट 34,347। और जहाँ तक कटता है दोस्तों आप काट लेंगे। तो 3 से जाएगा कितना आ जाएगा, 10,000। और ये जाएगा 1, 1, 4 और 4 और 2, 9, ये आ जाएगा आपका 11,449। जब कटना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, अब या तो रेट गिवन होगी टाइम पूछेगा या फिर टाइम गिवन होगा रेट पूछेगा। अब रेट गिवन है तो रेट को सोल्व करेंगे, 7% है तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 7/100। तो हम ये कहेंगे कि अगर 100 प्रिंसिपल था, भाई 100 अगर प्रिंसिपल था तो ये 7 ब्याज के साथ अमाउंट कितना हो जाएगा, 107। कितने साल में, ये सालाना होती है दोस्तों, 1 साल की। तो 1 साल में ये बात आएगी कि 1 साल में इतना हो जाएगा 100 से 107। तो 1 साल में अगर प्रिंसिपल 100 से 107 होता है दोस्तों तो 2 साल के गैप पर कितना हो जाएगा इनका रेशो। ये 1 साल के गैप पर है दोस्तों, 1 साल के गैप पर प्रिंसिपल का रेशो अमाउंट के साथ 100 107 होगा। तो 2 साल के गैप पर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 का स्क्वायर कर दो, इधर 107 का स्क्वायर कर दो। तो जब 107 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 11,449, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 साल में जाकर हमारे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 10,000 से 11,449 होगा। इसका मतलब सवाल का उत्तर 2 साल है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आसान बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर मान लो प्रिंसिपल मेरा 100 है, आप कैसे ब्याज देते हो भाई, अगर 10% इंटरेस्ट मिला, मान लो 10% इंटरेस्ट मिला तो आप कहेंगे सर 10 ब्याज मिलेगा तो 110 हो जाएगा। तो अच्छा मुझे ये बताना, ये तो 1 साल की बात हुई, तो 1 साल में जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होगा, क्योंकि ब्याज जोड़ने के बाद अमाउंट बन जाएगा पहले साल का, है ना, पहले साल का। तो आप कहेंगे सर ये 10-11 रेशो आएगा, 0 से 0 कट जाएगी। अच्छा मैं कहता हूँ और आगे चलो, तो 10% फिर से ब्याज लेंगे तो 11 रुपये मिलेगा तो 121 हो जाएगा। अब ये दूसरे साल का अमाउंट आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ अच्छा अब मुझे प्रिंसिपल और दूसरे साल का अमाउंट, मतलब 2 साल के गैप पर बताओ। 1 साल के गैप पर तो रेशो 10-11 था, तो 2 साल के गैप पर क्या होगा, तो मैं तो डायरेक्ट कह सकता था भाई इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 100 और 121, ये 1 साल के गैप का रेशो, तो ये 2 साल के गैप का रेशो आएगा। अगर 3 साल का चाहिए तो हम इनका क्यूब कर देते। ऐसा क्यों, देखो प्रिंसिपल कितना 100 और अमाउंट कितना 121, तो यही तो आ रहा है जो मैं बता रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर 1 साल के गैप का रेशो इतना है तो 2 साल का स्क्वायर कर दो, इतना आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई यहाँ से दोस्तों तो कोई बात नहीं, हम आगे क्या करेंगे, हम आगे ये करेंगे। देखो आप इसको नोट कर लेना, मैंने क्या कहा, अगर इतना हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 100 और 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 107 प्रिंसिपल और ये अमाउंट मेरा आ रहा है। तो आप बस ये चेक कीजिएगा कि ये इसकी कितनी पावर है। सर ये 100 की 2 पावर है, तो फिर ये भी आपकी 107 की 2 ही पावर होना चाहिए। अगर है तो यही फिर आपका टाइम होगा और यही सवाल का उत्तर होगा। अगर मान लो इस वाले सवाल में दोस्तों रेट ना देकर टाइम देकर और रेट पूछ ले, मतलब उल्टा कर दे, तो फिर क्या करना है, मान लो इसी सवाल में टाइम आपको 2 साल दिया होता है और रेट आपसे पूछी जाती है, तो क्या करते, फिर यही करना था भाई प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है 3,4,7। तो जब आप इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 11,449, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर ये 2 साल का अमाउंट, मतलब 2 साल का गैप है, तो अगर 2 साल का गैप ये है तो 1 साल के गैप पर क्या होगा, आप इनका स्क्वायर रूट कर देंगे। या फिर आप ये कहें थोड़ी देर के समझने के लिए कि जितने समय का गैप है आप उतने का ही रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर कितना ब्याज मिलेगा, 100 से कोई 107 धन हो गया तो 7 ब्याज मिलेगा, कितने पर, 100 पर, 100 पर जो होता है वही परसेंट होती है। यही सवाल का उत्तर फिर 7%। अगर रेट देकर टाइम पूछे, टाइम देकर रेट पूछे, तो कभी भी सीआई के सवालों में हम ये अप्रोच रख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × 1 + R/100 की होल पावर T। ये सवाल में आप
अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट या टाइम निकालने के लिए लगा सकते हैं। तो आखिरी सवाल इस प्रकार है दोस्तों, अ मैन परचेज्ड अ काउ फॉर ₹3,000 एंड सोल्ड इट द सेम डे फॉर ₹3,600। एक व्यक्ति एक गाय 3,000 में खरीदता है और उसी दिन 3,600 रुपये में बेच देता है। अलोइंग द बायर अ क्रेडिट ऑफ 2 ईयर्स, और बायर को, खरीदार को 2 साल की उधारी देता है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम, यदि ब्याज की दर 10% सालाना हो तो उस व्यक्ति का लाभ परसेंट क्या होगा। मतलब एक व्यक्ति 3,000 में गाय खरीद कर उसी दिन 2 साल की उधारी पर उस खरीदार को 3,600 रुपये में गाय को दे देता है और सालाना ब्याज की दर 10% वसूलता है। आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए हम ये वैसे दोस्तों ये जो सवाल है आपका, ये आपका ट्रू डिस्काउंट से सवाल है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सवाल को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के माध्यम से ही आपको समझा दिया जाए। तो 3,000 रुपये में खरीदता है और बेच कितने में देता है? 3,600 रुपये में। देखिए 3,000 में खरीदता है और उसी टाइम अगर बेचता है और उसी टाइम पर लाभ अपना हानि करता है तो ये बात ख़त्म हो जाती है कि भाई 600 रुपये का लाभ कमाया। लेकिन इसने उधार पे दिया है 2 साल के लिए। अगर कोई 2 साल की उधार पर देता है और फिर वो 3,600 रुपये लेता है 2 साल बाद, तो उसकी जो प्रेजेंट वर्थ रही होगी, प्रेजेंट वर्थ जो उसकी रही होगी, वर्तमान जो उसका मूल्य रहा होगा, वो क्या माना जाएगा? अब मान लेते भाई ये 100 रहा होगा। आज ये सामान जो 3,600 रुपये में 2 साल बाद जाकर होगा, आज इसकी कीमत 100 रही होगी। ज़रूरी नहीं 3,000 ही रही हो उसकी, तो मैं कहता हूँ 100 रही होगी। तो 2 साल बाद भाई 10%, 1 साल का ब्याज, 2 साल का 20%, मतलब एक तरीके से 20% लाभ हुआ है। तो 100 के सामान को 120 में बेचा गया होगा। आप कहेंगे सर बेचा तो 3,600 में गया है, इसका मतलब 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 30 रुपये। और 100 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो इधर लगाएंगे। आप कहेंगे सर 3,000 आएगी। मतलब जो प्रेजेंट वर्थ है ये मेरी कितनी आ गई? 3,000 रुपये। मतलब अगर मैं इस हिसाब से बेचता हूँ कि 2 साल की उधारी पर किसी को 3,600 रुपये में मैं दे देता हूँ अपने सामान को और 10% उन 2 साल में लाभ कमाता हूँ, तो उसके हिसाब से जो मेरी प्रेजेंट वर्थ बनेगी इस गाय की, वो 3,000 रुपये बनेगी। और 3,000 में मैंने खरीदा था, तो मैंने क्या कमाया यहाँ से? कुछ नहीं कमाया, 0 कमाया, 0%। तो यही इस सवाल का उत्तर। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आपको वीडियो में पढ़ाया गया जो कंटेंट है, जितना भी आपको समझाया गया, अगर आपको समझ में आया और कुछ अगर ऐसा जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप उस हिस्से को दोबारा रिपीट मोड पर अगर देखेंगे तो यकीनन आपको वह भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट इसलिए क्योंकि रात के 1 बजे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा तो अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।